एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड अदर सोर्सेज से ली गई न्यूज़ को होलिस्टिकली एनालाइज किया जाएगा आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए। ये लेक्चर आपके यूपीएससी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए उपयोगी साबित होगा। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन के पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे सेंड करा दी जाएंगी, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। वहाँ जाना है, ज्वाइन करना है डेली करंट अफेयर के पीडीएफ्स के लिए। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एक मोटिवेशनल कोट से। जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते तब तक भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते। ठीक है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद पे भरोसा होना चाहिए, खुद की प्रिपरेशन पे भरोसा होना चाहिए। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। ठीक है, मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस। इंडेक्स देखते हैं क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। आज बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, स्पेशली यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए कुछ वन लाइनर फैक्ट भी मिले हैं जो यूपीपीएससी आरओ या आरओ आ रहा है उस वाले एग्ज़ाम के लिए, तो छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में। ठीक है, पहली न्यूज़ देखेंगे। $250 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट दी गई है केन्या को। इंडियाज़ इंटरेस्ट इन अफ्रीका देखेंगे। इसमें तो क्वेश्चन भी आया है एक मेंस का, जीएस पेपर 2 का। इंडिया एंड अफ्रीका समिट, इस पे प्रीलिम्स का क्वेश्चन आया था, इसीलिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आज। इंडियाज़ न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी, यानी कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है इंडिया में, क्या उसका सीन है, क्या सिनेरियो है, वो देखेंगे। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है बाई 2030, पढ़ेंगे। फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर इन द आर्मी, ये वन लाइनर करंट अफेयर फैक्ट है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, कोस्टल एरोजन पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड डाटा इंपॉर्टेंट है जो आप अपने जीएस पेपर 3 में यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में पढ़ेंगे जेनोम सीक्वेंसिंग ऑफ जामुन, ये बायोटेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जेनोम सीक्वेंसिंग को समझना और इसकी सिग्निफिकेंस देखना। ठीक है, पहली न्यूज़ कवर करते हैं। इंडिया अनाउंसेस $250 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू केन्या इन एग्रीकल्चर सेक्टर। केन्या के प्रेसिडेंट आए हैं विलियम सेमोई रूटो। वन लाइनर में पूछा जा सकता है कि रिसेंटली कौन सी अफ्रीकन कंट्री के प्रेसिडेंट ने इंडिया में विज़िट किया है। कंट्री कौन सी होगी, केन्या। या पूछा जा सकता है कि केन्या के प्रेसिडेंट कौन है, क्योंकि करंट अफेयर में चल रहा है इशू, ये बोल के नहीं छुट्टी मिलेगी कि दूसरी कंट्री का है। रिलेटेड है, ये रिलेटेड है अपनी कंट्री से भी, क्योंकि करंट अफेयर में है, इंडिया में उनकी विज़िट हुई है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट विलियम सेमोई इंडिया में आए, पीएम से, प्रेसिडेंट से मुलाकात की और पीएम ने $250 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। बायलेटरल वो जो टाइज होते हैं, जो बायलेटरल संबंध होते हैं, उसे मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, ट्रेड, एनर्जी, डिजिटल, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ केयर। 5 पैक्ट हुए हैं, स्पोर्ट, एजुकेशन, डिजिटल सॉल्यूशन। ठीक है, इन सब में ध्यान देना है। और अगर कोई क्वेश्चन आता है इंडिया केन्या रिलेशन पे, कि जैसे कि पूछा जा सकता है कि अभी रिसेंटली विजिट हुई है केनियन प्रेसिडेंट की, तो इंडिया का वो मतलब इंडिया एंड केन्या से कैसा रिलेशन रहा है। ठीक है, आगे क्या फ्यूचर में हमने कोऑपरेशन किया है। ठीक है, तो आपको काफ़ी सारे एरियाज़, मल्टी डायमेंशनल एरियाज़ को टैकल करते हुए आंसर लिखना है। आपको नैरो माइंडेड नहीं रहना है वहाँ पे। ठीक है, ना मेंस में रहना है नैरो माइंडेड, ना इंटरव्यू में। अब देखेंगे कि अफ्रीकन नेशंस में इंडिया का क्या स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है। ठीक है, इंडिया क्यों इतना, अभी G20 में अफ्रीकन यूनियन को भी ऐड किया गया है, फिर केन्या से ये लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया। इसका मतलब ये है कि हमारा भी स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट वहाँ पे है। इस पे मेंस क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पढ़ लेना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अफ्रीका फॉर इंडिया। पोटेंशियल मार्केट, सबसे पहले तो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज़ मिलेंगी वहाँ पे, इकोनॉमी मिलेगी। रवांडा, सेनेगल, तंजानिया। ठीक है, पॉपुलेशन ओवर 1 बिलियन विथ कंबाइंड ऑफ जीडीपी ऑफ $2.5 ट्रिलियन का एक ह्यूज पोटेंशियल है वहाँ पे कि हम इकोनॉमिकली उन्हें भी फ़ायदा पहुँचाएं और ख़ुद को भी फ़ायदा दें।
डिफेंस में कोऑपरेट करें, टेक्नोलॉजी में, यूथ में, स्पोर्ट्स में कोऑपरेट करें। ठीक है, तो काफ़ी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इंडिया के अफ्रीका की कंट्री से की जा सकती है। रिसोर्सेज में रिच है, क्रूड ऑयल, गैस, लेदर, गोल्ड, राइट, अदर मेटल्स, ये रिसोर्सेज में रिच है। नेचुरल रिसोर्स के ऊपर क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि इंडिया का स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट अफ्रीका के नेचुरल रिसोर्स को कैसे उसके पोटेंशियल को रियलाइज कर सकता है या उसके पोटेंशियल को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। नाइजीरिया एंड नामीबिया ये अमंग द टॉप 10 ग्लोबल प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हुए इंडिया को अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है तो यही रेयर मिनरल्स, जो रेयर मेटल्स होते हैं ना, पढ़ाया है मैंने आपको ये पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। साउथ अफ्रीका वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है प्लैटिनम एंड क्रोमियम का। ये चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी की जो इंडस्ट्री होती है उसमें काम आती है, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स वगैरह में ये चीज़ें काम आती है, चिप मैन्युफैक्चरिंग में। इंडिया इज सीकिंग डाइवर्सिफिकेशन, तो अफ्रीका यानी कि मिडल ईस्ट को सब्स्टिट्यूट करके हम अगर अफ्रीकन नेशन से ऑयल वगैरह को इंपोर्ट करें तो हमारे पास क्या होगा, डाइवर्सिटी होगी। हमें किसी एक पर्टिकुलर कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं रहना होगा अपनी ऑयल सप्लाई के लिए या फ्यूल्स के लिए। ठीक है, तो डाइवर्सिफिकेशन इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इंडियन ओशन रीजन जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है बहुत इम्पोर्टेंट है, मोजाम्बिक वगैरह। ठीक है, क्योंकि इंडिया की सिक्योरिटी का मेजर फैक्टर देखा जाता है इंडियन ओशन रीजन में। अगर हम इन कंट्रीज से कोलैबोरेट करेंगे तो इंडियन ओशन रीजन में हमारा स्टेक ज़्यादा होगा, हमारी लीडरशिप होगी और अपने हिसाब से सिक्योरिटी को हम मैनेज कर पाएंगे। ईस्टर्न अफ्रीकन नेशन जैसे कि सोमालिया, केन्या, तंजानिया, ये मोजाम्बिक, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है, बताया मैंने अभी। ठीक है, और ये इंडियन ओशन को बॉर्डर करते हैं। तो इंडियन ओशन रीजन के जो ट्रेड रूट्स हैं या वहाँ पे जो पायरेसी वगैरह की दिक्कत है ना, ये टैकल की जा सकती है इन कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेट करके। ट्रेड एमओयूज, इंडिया हैज़ साइंड एमओयूज विद ऑल अफ्रीकन नेशंस। ट्रेड को भी बढ़ाना है क्योंकि अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं वो भी बढ़ रही हैं, वहाँ पे भी एक मार्केट डेवलप हो रहा है और हमें एक लार्ज मार्केट मिल जाएगा अगर हम अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेट करेंगे। आपको यही चीज़ें बोलनी है इंटरव्यू में भी। ठीक है, पूछा जा सकता है कि इंडिया कैसे अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है अफ्रीकन कंट्रीज़ में। आपको किसी एक पर्टिकुलर डायमेंशन तक सीमित नहीं रह जाना है, आपको मल्टीपल जो डायमेंशंस होते हैं उस तरीके से आंसर देना है। अंडर द पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क प्रोजेक्ट, फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क सैटेलाइट कनेक्टिविटी के थ्रू प्रोवाइड कराए जाएंगे अफ्रीका को। ठीक है, जिससे टेलीमेडिसिन, एजुकेशन जैसे सेक्टर्स की प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकेगी। ये टेक्नोलॉजी के फील्ड में है। ठीक है, अलग अलग आपको हेडिंग्स लिखनी है और लिखना है कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में क्या हुआ, डिफेंस के फील्ड में क्या हुआ। ई विद्या भारती, ई आरोग्य भारती introduced in 2019 focused on providing free tele-education to African students। और आरोग्य भारती के तहत हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को एजुकेशन दी जाएगी, मेडिकल एजुकेशन। याद रखनी है चीज़ें, यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो एवरेज एस्पिरेंट से आप लोगों को ऊपर उठाती हैं। इंडिया अफ्रीका समिट, इससे रिलेटेड तो एक क्वेश्चन भी आया है प्रीलिम्स में, 2021-22 था मेरे ख्याल से। इंडिया अफ्रीका समिट इज़ अ फोरम टू री इनिशिएट एंड रीबूट, जो इंडिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ के बीच के संबंध को और मजबूती देना इसका काम था। इंडिया अफ्रीका समिट, इट स्टार्टेड इन 2008 विद न्यू दिल्ली। इसका फर्स्ट वेन्यू था, यानी कि न्यू दिल्ली में सबसे पहला इंडिया अफ्रीका समिट हुआ था। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन नहीं भूलनी है। कब हुआ था? 2008 में। हर 3 साल में ये होता है। ऑल्टरनेटिवली इन इंडिया एंड अफ्रीका,
सेकेंड समिट हुआ था एडिस अबाबा 2011 में। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है प्रीलिम्स के लिए भी, एंड जो भी एग्ज़ाम अभी यूपीपीएससी आर ओ आ रहा है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अचीवमेंट्स क्या है इंडिया एंड अफ्रीका रिलेशंस की, क्योंकि आप दिखाएंगे अचीवमेंट्स, चैलेंजेस, उसके बाद दिखाएंगे अभी रिसेंट जो कोऑपरेशन हुआ है उन कंट्रीज़ के साथ। अभी हमने G20 में अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड करने की भी बात की है, तो ये इंडिया की लीडरशिप दिखती है यहाँ पे। ये चीज़ आपको लिखनी है। ठीक है, आपको अपना आंसर अवेयर दिखाना है एग्जामिनर को। फॉर इंडियन बिजनेस अफ्रीका प्रेजेंट्स अप अनटैप्ड मार्केट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स हो गए। ये इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें एक वाइड मार्केट प्रोवाइड कर सकता है अफ्रीका। 2022 में हम पहली बार पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस में पहुँचे। पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस क्या होता है कि ज़्यादा जा नहीं रहा है हमारी तरफ से पैसा, एक बैलेंस है, दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, लाइंस ऑफ क्रेडिट भी दी हैं हमने काफ़ी सारी कंट्रीज़ को। हेल्थ कोलैबोरेशन भी है, हमने HIV, एड्स, मलेरिया, इबोला इन डिजीज़ को कम्बैट करने के लिए हमने असिस्टेंस भी प्रोवाइड की है, टेक्निकल असिस्टेंस, जेनेरिक मेडिसिन, ठीक है, हमने प्रोवाइड की है वहाँ पे। डिफेंस कोऑपरेशन, वहाँ की जो कंट्रीज़ हैं उनसे एक्सरसाइजेस चलती रहती हैं। ऑल अफ्रीकन नेशंस इंडियन ओशन रिम के मेंबर्स हैं, यानी कि इंडिया ने साइन किया है MOU विद ऑल अफ्रीकन नेशंस। इंक्रीज्ड डिफेंस एंगेजमेंट विद अफ्रीकन कंट्रीज। टू इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग, छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है अपने आंसर को और अवेयर बनाने के लिए। फर्स्ट एडिशन ऑफ ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज विद तंजानिया एंड मोजाम्बिक। ठीक है, इंडिया के साथ एक्सरसाइज हुई थी ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, तंजानिया एंड मोजाम्बिक कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। तो ऐसे करते न्यूज़पेपर का एनालिसिस कि आप सिर्फ केन्या के प्रेसिडेंट की विजिट ही नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उससे रिलेटेड अपने प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, कितने क्वेश्चंस बनते हैं, इन चीज़ों को ध्यान में लेते हुए चलेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं, 22 नेशंस प्लेस टू ट्रिपल न्यूक्लियर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बाय 2050, इंडिया नॉट अ पार्ट ऑफ द पैक्ट, यानी कि COP28 जो दुबई में हो रही है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड डिस्कशन इसका मोटिव है। बहुत दिनों से पढ़ा रही हूँ ये तो आपको मैं, ठीक है, इसीलिए डेली पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि आप डेली एनालिसिस देखेंगे, डेली खुद से भी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपकी डेली रिवाइज होती रहती हैं चीज़ें, आखिरी में रिवीजन का बर्डन नहीं होता आप पे। वाइल ट्रिपलिंग रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ग्लोबल न्यूक्लियर एनर्जी जो न्यूक्लियर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ना, उसे ट्रिपल करना है बाय 2050, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का एक स्वच्छ माध्यम माना जाता है, क्योंकि वो क्लीन एनर्जी मानी जाती है। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि इंडिया ने कहा है कि COP28 के आउटसाइड, यानी कि जो एक फॉर्मल मीटिंग के तहत लिए गए जो डिसीजंस हैं, ठीक है, उससे अगर बाहर कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इंडिया ने इसमें भी पार्टिसिपेट नहीं किया। लेड बाय यूनाइटेड नेशन 22 कंट्रीज, जैसे कि फ्रांस, UK, जापान, कनाडा, साउथ कोरिया, यूक्रेन, इन सब कंट्रीज़ ने क्या कहा है कि हम साथ में काम करेंगे और ग्लोबल एस्पिरेशनल गोल को अचीव करेंगे। क्या गोल है? ट्रिपलिंग न्यूक्लियर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बाय 2050, और ये पोटेंशियल है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से बिलो कर सकता है और इंश्योर कर सकता है नेट ज़ीरो एमिशन। न्यूक्लियर एनर्जी इज़ क्लीन बट नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। 10% ऑफ जो वर्ल्ड्स टोटल इलेक्ट्रिसिटी अभी प्रोड्यूस हो रही है न्यूक्लियर एनर्जी से,
ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स डू नॉट इमिट ग्रीन हाउस गैस। ये वाली इम्पॉर्टेंट है, ये वाली स्टडी इम्पॉर्टेंट है। रिसेंट स्टडी बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी said nuclear power had avoided nearly 70 billion tons of carbon dioxide. लास्ट 50 ईयर्स में न्यूक्लियर पावर ने, न्यूक्लियर एनर्जी से हम जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसने 70 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एवॉइड किया है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी 5th लार्जेस्ट सोर्स है इंडिया के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ठीक है, 3% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी कंट्री में जनरेट की जाती है उसका 3% न्यूक्लियर एनर्जी से जनरेट होती है। 7 न्यूक्लियर प्लांट्स हैं। अभी रिसेंटली एक और ऐड हुआ है, कारकपुर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, याद रखना है। ये इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है, नहीं भूलना, इसे पूछा जा सकता है। कहाँ पे है ये? प्रॉक्सिमिटी ऑफ मांडवी और तापी रिवर, ठीक है, गुजरात में मिलेगा। याद रखना है, कारकपुर एटॉमिक पावर प्लांट ये 8th पावर प्लांट है जो अभी रिसेंटली इंस्टॉल किया गया है गुजरात में। ठीक है, कारकपुर। इंडिया का इंडिजीनियस मूव, वर्ल्ड्स फर्स्ट थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट भवनी यूजिंग यूरेनियम 22233 कहाँ पे सेटअप किया गया है? कालापक्कम इन तमिलनाडु। भूलना नहीं है, याद रखना है। ठीक है, दिस प्लांट विल बी एंटायरली इंडिजीनियस है ये एंड विल बी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट। सेकेंड पॉइंट क्या है? भाविनी। यूज़ क्या किया गया है? यूरेनियम 233। कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है? कालापक्कम, तमिलनाडु। द एक्सपेरिमेंटल थोरियम प्लांट कामिनी, ये कालापक्कम में पहले से एग्जिस्ट करता है। चैलेंजेस क्या है? लिमिटेड डोमेस्टिक रिसोर्सेज हैं, यूरेनियम वगैरह की कुछ लिमिटेड प्रोडक्शन होती है। अब मैंने बताया कि यूरेनियम का प्रोडक्शन अफ्रीकन कंट्रीज़ में होता है, तो अगर हम उससे कोलैबोरेट करेंगे तो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी को इंक्रीज़ करने में हेल्प कर सकता है ये, राइट। तो ऐसे ही आपको करंट अफेयर को ना आपको लिंक करना होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट को अभी मैंने पिछली न्यूज़ से, मीन्स इंडिया अफ्रीका रिलेशन से मैंने यहाँ पे लिंक किया। आप यूज़ कर सकते हैं इधर उधर के पॉइंट्स, बट हाँ रेलिवेंट होने चाहिए। दिस हैज़ फोर्स्ड द कंट्री टू इम्पोर्ट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ यूरेनियम, यानी कि बहुत सारे यूरेनियम को इम्पोर्ट करने के लिए अब ये फोर्स कर रहा है, स्पेशली जिनसे हमारे कुछ रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, लाइक चाइना वगैरह जैसी कंट्रीज़ पे हमें डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। ये पब्लिक को अपोजिशन होता है ओवर द सेफ्टी ऑफ द रिएक्टर्स, कि इन्वायरमेंट सेफ होगा कि नहीं, पब्लिक सेफ्टी को इंश्योर किया जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो पब्लिक अपोजिशन भी देखा जाता है। टेक्निकल चैलेंजेस, उतनी ग्रेट टेक्नोलॉजीज़ नहीं है कि न्यूक्लियर वेस्ट को मैनेज कर सके, मेंटेन कर सके न्यूक्लियर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में अभी हमने साइन नहीं किया है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या होती है? इसमें इंटरनेशनल सैंक्शंस हमें देखे जा रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम में हमने जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम चलाया था, ठीक है, उसमें हमें इंटरनेशनल सैंक्शंस को फेस करना पड़ा, जिसके तहत नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में हमें हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में क्या था कि जो इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में को इंश्योर करने के लिए टेक्नोलॉजीज़ को ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब इंडिया ने इस वाली ट्रीटी को अगर साइन नहीं किया है तो इंडिया अभी इस ग्रुप से बाहर है। ठीक है, दिस हैज़ लिमिटेड इट्स एक्सेस टू एडवांस्ड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, यानी कि NPT ट्रीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। और ये ना कुछ बायस्ड भी है, ये वो मतलब ये कुछ बायस्ड है डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ, कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो न्यूक्लियर कैपेसिटी बिल्ड कर रही है उसे कम करने की बात करती है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी।
इससे ऊपर क्या है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के तहत टेक्नोलॉजीज ट्रांसफ़र करनी होती हैं। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर तभी हो पाएगा जब वो एनपीटी का मेंबर है, बट इंडिया एनपीटी का मेंबर नहीं है, चाइना अपोज करता है हमेशा। कुछ रेगुलेटरी बैरियर्स है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, काफ़ी डिले होती हैं, काफ़ी स्लो एंड लेज़ी अप्रोच से काम किया जाता है। ठीक है, तो ये जो लेस इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये सबसे आप आखिरी में लिखेंगे। ठीक है, ऐसे सीक्वेंस में लिखना होता है अपना आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं, इंडियन इकोनॉमी टू बी थर्ड लार्जेस्ट बाय 2030 S&P ग्लोबल, यानी कि इंडिया की इकोनॉमी 2030 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड बन जाएगी। ये किसने बताया है, ये इम्पॉर्टेंट है ARO के लिए कि रिसेंटली अभी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि इंडिया 2030 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। आपको बताना है ये S&P ग्लोबल रेटिंग्स रिपोर्ट कौन सी थी, ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024, न्यू रिस्क न्यू प्लेबुक, याद रखनी है ये चीज़ें। अब इसका पैरामाउंट टेस्ट ये है कि इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाता है कि नहीं। मैन्युफैक्चर को बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स को काफ़ी सारी स्कीम्स लाई गई हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी तभी इंडिया इकोनॉमी, तभी जो इंडियन इकोनॉमी 2030 तक थर्ड लार्जेस्ट बन पाएगी। अभी फिफ्थ लार्जेस्ट है, कहाँ पे, US, चाइना, जर्मनी, जापान के पीछे अभी इंडिया। ठीक है, फिफ्थ लार्जेस्ट है। यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके GS पेपर 3 के लिए और इंटरव्यू के लिए। लेबर मार्केट पोटेंशियल विल लार्जली डिपेंड ऑन, यानी कि आपके लेबर कितने अच्छे से काम करते हैं, ये डिपेंड करता है कि वो कितने स्किल्ड है, कितनी उनकी स्किल्स को अपग्रेड किया गया है। फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है, और इंडिया कैसे अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड के पोटेंशियल को रियलाइज़ कर पा रहा है। ये मैंने आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड पहले पढ़ाया है बहुत बार। ठीक है, कि अगर हम अपने बढ़ते हुए यूथ को, जो एक लार्जेस्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे पास, जिससे डिविडेंड मिल सकता था कहीं ना कहीं, अगर हम स्किल नहीं देंगे तो वो नेशनल डिज़ास्टर, एक नेशनल लायबिलिटी बन जाएंगे। ठीक है, इसीलिए स्किल्स देना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यूथ के पोटेंशियल को रियलाइज़ करना इम्पॉर्टेंट है। अब बूमिंग डोमेस्टिक डिजिटल मार्केट, यानी कि डिजिटल मार्केट में भी, जो डिजिटल मार्केट है इंडिया का, वो भी काफ़ी एक्सपांड हो रहा है। स्टार्टअप इकोसिस्टम इंक्रीज़ करता जा रहा है, यूनिकॉर्न्स बनते जा रही है हमारे कंट्री में ज़्यादा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रही है, ऑटोमोटिव सेक्टर इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें लिखनी है, इसीलिए इंडिया राह पर है 2030 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट देखेंगे यहाँ पे, कैप्टन गीतिका कौल, ये याद रखना है ARO के लिए। ये फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर ऑफ द आर्मी टू बी डिप्लॉयड एट सियाचिन, ये पूछा जा सकता है। ऐसे ही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है ARO में, छोड़ना नहीं है, 1 मार्क्स आ सकते हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे, 1/3 ऑफ इंडियाज़ कोस्ट लाइन वुल्नरेबल टू इरोजन। यहाँ पे मिनिस्टर ने एक डाटा प्रेजेंट किया है जिसमें बताया गया है कि 1/3 इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, इंडिया का जो समुद्री तट, जो मतलब तट है, वो इरोजन को वुल्नरेबल है, एक्सपोज है वुल्नरेबल के लिए, इरोजन के लिए। डाटा किसने दिया है, नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च। इट इज़ ऑब्जर्व दैट 33.6% ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन, ये इंपॉर्टेंट है GS पेपर 3 के लिए, इन्वायरमेंट सेक्शन। यहाँ पे क्या बोला है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड नेचुरल कॉजेज़ ने क्या किया, अब इसे एक्सपोज कर दिया इरोजन के लिए, जिससे लॉस ऑफ हैबिटेट हो रहा है, लिवलीहुड ऑफ फिशरमैन, पार्किंग बोट्स, यानी कि जो बोट को पार्क किया जाता है उसके लिए स्पेस नहीं मिल रहा है अब।
ये चीज़ याद रखनी है, यही डाटा ही होता है, मतलब डाटा, एविडेंस और आर्ग्यूमेंट्स होती हैं जो आपके आंसर्स को अच्छा बनाती हैं। नोटिफिकेशन ऑल्सो प्रोवाइड फॉर नो डेवलपमेंट जोन, यानी कि कुछ ऐसे कोस्टल एरियाज़ जहाँ पे इरोजन ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे नो डेवलपमेंट जोन होंगे, ताकि उन कोस्टल एरियाज़ को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये ऐसा कोस्टल इरोजन, ठीक है, यहाँ पे नेचर का कॉज भी लग रहा है और ह्यूमन कॉज भी। ह्यूमन के जो लैंड पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, लैंड यूज़ पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पे कॉज करता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, IISER भोपाल रिसर्चर्स कंडक्ट फर्स्ट जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ जामुन। यहाँ पे जामुन को के जीनोम को सीक्वेंस किया जा रहा है, एक्सट्रैक्ट की जा रही है उनसे इंफॉर्मेशन कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ या कौन से ऐसे जीन्स हैं जो इसे ये कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहे हैं। ठीक है, पढ़ते हैं पहले ये जामुन यानी कि सेजेजियम क्यूमिनी को यहाँ पे सीक्वेंस किया गया, फर्स्ट एवर जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है जामुन ट्री की। किसने की है ये चीज़ याद रखनी है, फर्स्ट लाइनर करंट वन लाइनर करंट अफेयर के लिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल, याद रखनी है चीज़ें, पूछा जा सकता है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, यानी कि प्लांट को इतने करीब से क्लोजली ऑब्जर्व किया गया है या सीक्वेंस किया गया है, ये ऐसा पहली बार हुआ है। क्यूमिनी स्पीशीज, इसमें अनप्रेसिडेंटेड एंटी डायबिटिक यानी कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है, शुगर है, जिन लोगों को नहीं रिकमेंड किया जाता है कि आप जामुन के जो बीज होते हैं उसे पीस के चूरन बना के लीजिए। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें, ठीक है, फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब ये वाले रिसर्च करने के बाद क्या होगा, फ्यूचर के जेनोमिक जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि डिजीज़ को कैसे क्योर कर सकता है जामुन, ये उसके जेनोम सीक्वेंसिंग से पता चला। ठीक है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्री जीनस है, कौन सा, जामुन। इसमें स्ट्रेस टॉलरेंस वाले जीन्स हैं, लाइक वीड्स एंड इंसेक्ट को जो डैमेज को इंड्यूस करते हैं उससे ये टॉलरेट कर सकते हैं। हीट स्ट्रेस, सैलिनिटी एंड सूखा पड़ जाना, ठीक है, उससे डील करता है जामुन का ट्री। अब ये वाली सीक्वेंसिंग इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हम इसके जीन्स किसी और प्लांट में डाल दें या क्रॉप में डाल दें तो वो भी रेजिस्टेंट हो जाएगा टुवर्ड्स दीज कैलामिटीज़। ठीक है, हीट का ज़्यादा बढ़ जाना, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो अब हीट बढ़ेगी ही, गर्मी होगी ही। ठीक है, जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है, सबसे पहले डीएनए के जो जीन्स है उनकी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है, जीनोम सीक्वेंसिंग होती है। जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चलता है कि ये जीन्स किस बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम जीन्स को यहाँ से कट कर देंगे, टारगेट करके अगर वहाँ से हटा देंगे तो क्या होगा, बीमारी हट जाएगी। इसीलिए ये काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। म्यूटेशंस दैट ड्राइव कैंसर्स प्रोग्रेशन, ट्रैकिंग डिजीज़ आउटब्रेक, इन चीज़ पे इसका सिग्निफिकेंस है। एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट है, किसके लिए, लाइव स्टॉक, प्लांट्स एंड डिजीज़ रिलेटेड माइक्रोब्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जामुन के अगर जीन्स को सीक्वेंस किया जा रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन को पता लगाया जा रहा है कि कौन सा जीन कौन सी प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो उस प्रॉपर्टी को अगर हम दूसरी प्लांट्स एंड क्रॉप्स में डालें तो फ़ायदा होगा। बायोटेक्नोलॉजी जीएस पेपर 3 में ये यूज़ हो सकता है। ठीक है, कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी हमारी कंट्री में ग्रो कर रही है, आप उसमें ये एग्जांपल देंगे कि रिसेंटली भोपाल के रिसर्च इंस्टीट्यूट ने क्या किया, जामुन को जीनोम सीक्वेंस किया है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं आपको अटेम्प्ट करने हैं, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं।
ठीक है, ये आज के करंट अफेयर में से ही है, मतलब इसीलिए आपको अच्छे से पढ़ना है और इन आंसर्स को लिखने की कोशिश करनी है, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लें, कितना भी रिवाइज कर लें, अगर आप अपने आंसर्स में प्रेजेंट नहीं करेंगे तो एग्जामिनर को कहीं से नहीं दिखने वाला। तो आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही। मिलते हैं कल लेक्चर से रिलेटेड। ये वैल्यू एडिशन की PDF विदाउट एनोटेशन मीन्स विदाउट खिचपिच एंड विद क्वेश्चंस टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी। आपको जाना है चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाना है एंड ज्वाइन करना है चैनल डेली करंट अफेयर की PDFs के लिए। और आपको PDF के पीछे नहीं भागना, आपको ये आज के आज ही PDF पढ़नी है और हमेशा के लिए बंद कर देनी है PDF। खुद के नोट्स पर भरोसा करेंगे उसके बाद हमेशा। ठीक है, आज के आज ही लिख लेना है ताकि आपके पास खुद के बनाए हुए नोट्स हों जो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले भी रिवाइज किए जा सके। PDFs के पीछे नहीं भागना है, अपने नोट्स के पीछे भागना है बार बार। तो मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।